HBSC क्लास 10th SST सोशल साइंस का पेपर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा पेपर तुम्हारा आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और किन किन टॉपिक्स से आने वाले हैं। बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स एनालिसिस करके तुम्हें बताने वाला हूँ कि सिर्फ ये पढ़ लो और अच्छे नंबर की गारंटी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब एक सैम्पल पेपर से हम डिस्कस करेंगे। ये सैम्पल पेपर तुम्हारे आए हुए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो कि पेपर में पैटर्न आने वाला है, वो लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बस इतना कहूँगा, ज़्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ी तबीयत डाउन है, सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ, एनालिसिस करके लाया हूँ। पूरा का पूरा पेपर ऐसा आएगा, अगर तुमने वीडियो लास्ट तक देख ली तो तुम्हारे 10-12 नंबर तो यहीं पर पक्के हो जाएंगे। चलो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जो है पूरा का पूरा हम सोल्व करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे किस पैटर्न के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। तो ध्यान से ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, बस यही विनती है। और तुम्हारा एसएस के जो है, तुम लोग 10-20 नंबर तो यहीं कवर कर लोगे इस वीडियो में, ये गारंटी है। तो चलो देखते हैं। हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले देख लेना साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की भी कहोगे तो एक वीडियो बना दूंगा, वरना सारी वीडियो आएंगी हिंदी मीडियम की, क्योंकि एसएस ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास हिंदी मीडियम में है। ठीक है, तो देखो, निम्नलिखित में से सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखी गढ़ी, बनावली, मिथ्यातल या उपरोक्त सभी। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, जहाँ भी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो, उसका बिना देखे वही लगा देना। 100% नहीं, 99%, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, 99% वही उत्तर होता है, उपरोक्त सभी। तो ऐसे तुम्हें कोई मिल जाए, तुम्हें नहीं आता हो और टीचर हो, पेपर अब छीनने वाला है, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो फट दे डी लिख देना, उपरोक्त सभी अगर हो तो हमेशा सही होगा 99%। तो इसका भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखो, ये तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी पैटर्न का कोई और क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, कि भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता में कौन से प्रमुख उनके औजार थे, कौन से उनके कपड़े थे। तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, उनको ये यहाँ पर कहाँ पर क्या मिला। तो इस टाइप से सारा का सारा जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता के छोटे प्रश्न याद कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 नंबर पक्का दिला देंगे छोटे प्रश्न, बड़े तो आएंगे ही आएंगे, छोटे भी आएंगे। इसके बाद आगे देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि किस जगह से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने कहा वही क्वेश्चन आ गया। देखो, अब ये जो टॉपिक जिसने पढ़ लिया ना, सरस्वती सिंधु सभ्यता, 4-5 नंबर उसके पक्के हो गए, कहीं नहीं जाने वाले, 5 नंबर पक्के हो गए उसके। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कालीबंगा, गय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखना, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था? अभी तक सरस्वती सिंधु सभ्यता की बात चल रही थी, अब रोमन सभ्यता की चल गई, तो रोमन सभ्यता भी जरूरी है, इसका भी एक प्रश्न पक्का आएगा। तो बताओ कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मार्स, घय हो जाएगा। ठीक है, मार्स हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? अब ये यहाँ पर वेद जो है आपके 4, उनका एक प्रश्न पक्का है तुम्हारे पेपर में, तो इसका बताओ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गय, सोमवेद। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, ईसाई मत का प्रमुख कहलाता है। तो ऐसे ही आ सकता है बौद्ध धर्म का प्रमुख, ऐसे ही आ सकता है हिंदू धर्म का प्रमुख। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो धर्म है, मत हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। तो ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है, बताओ? तो इसमें हो जाएगा पोप, ऑप्शन है बी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप देखिए प्रश्न नंबर 6, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? जितने भी ये युद्ध हैं, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, अगर सिलेबस में कोई नहीं हो तो माफ़ी चाहूँगा, चंदावर का युद्ध और कोई युद्ध हो तो वो सारे के सारे पढ़ लो, 2-3 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। ये बता रहा हूँ, ये चीज़ें पढ़ लेना। कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनके पक्के प्रश्न आने वाले हैं। जितने भी युद्ध हैं उनसे एक प्रश्न पक्का है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, बता दो अब। तो ये हो जाएगा गय, 1994 में। आगे देखो, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एजेंडा 21 का उद्देश्य था। एजेंडा 21, ये जितने भी एजेंडे हैं इनके प्रश्न भी मैं देख रहा हूँ, और भी सेटों में थे। तो देखो यहाँ पर इसका हो जाएगा गय, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। और यहाँ पर एक वर्ड है सतत पोषणीय विकास, इसका बड़ा प्रश्न भी आएगा भाई, तुम्हें बता देता हूँ, तो ये याद कर लो, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, बड़ा प्रश्न पक्का आएगा, गारंटी है। इसके बाद है, इनमें से भारत की एक प्रमुख उद्यान अखाद्य फसल है। सॉरी, अखाद्य मतलब जो खाई नहीं जाती। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा खै, रबड़। देखो, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ें खाने की हैं, रबड़ कौन खाता है मुझे बताओ? कोई खाता है? तो ऐसे प्रश्न हैं जिनको तुम सोचोगे
तो भी आंसर कर सकते हो। इनको पढ़ने की जरूरत है क्या, ये बताओ। रबड़ देखा है तुम्हें किसी ने खाते हुए? रबड़ तुम खाते हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोई नहीं खाता। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखना। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र, आपको पता आपके ये जो क्षेत्र हैं, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इनको पढ़ लेना। वहीं से प्रश्न है ये किसके माध्यम से अपनी चीजें बेचते हैं? तो सेल के माध्यम से। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? बेल्जियम, नेपाल, भूटान, ये जो और देशों के हैं इनसे भी एक प्रश्न आ सकता है। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा। एक ही भाषा बोलने वाले या एक ही राजनीतिक दल के नेता? एक ही भाषा बोलने वाले, हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखना। निम्न में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ था? फिर से देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। अब कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ना भाई पक्का आएंगी, गारंटी है। ये वीडियो अगर पूरी देख ली तो तुम्हारे 15 नंबर तो पक्के हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ। चाहे जब पेपर देख के आओ तो वापिस आके देखने ला। जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन करनी पड़ेंगी तैयार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। आगे देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो बताओ क्या हो जाएगा। 12 का बताओ क्या हो जाएगा जल्दी। 12 का हो जाएगा 22, यानी कि क्या ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। 22 होगा या 21 होगा, कमेंट करके बताओ। आज तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, 21 होगा या 22 होगा, कमेंट करके बताओ। आगे चलते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची का है? अभी संघीय सूची वर्ड दिखा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है संघीय सूची। तो इसका हो जाएगा विदेशी मामले। प्रश्न नंबर 14। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे? ऐसा प्रश्न पक्का आएगा, ये शब्द किसने कहे। तो जितने भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिखें उनको एक बार पढ़ लो, दिमाग में रह जाएंगे। तो फिर अगर आएगा तो तुम कर दोगे जितना भी। अब जैसे पढ़ोगे तुम पूरा का पूरा सिलेबस, तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आए कि ये शब्द किसने कहे, उसको वो किसने कहा, वो किसने कहा, इस टाइप का एक प्रश्न पक्का आता है। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने। इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय प्रांतीय दल है? राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां, एक प्रश्न पक्का आएगा। तो इसमें तुम्हें बताना है कौन सा दल जो है वो एक प्रांतीय दल है, क्षेत्रीय दल है, मतलब एक जगह की पार्टी है। तो ऑप्शन हो जाएगा DMK। समझ गए। आगे देखो, प्रश्न नंबर 16 है, एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? तो फिर से देखो, राजनीतिक दल का, दोनों प्रश्न राजनीतिक दल के हैं ये। तो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां हैं, पक्का कर लेना। तो इसका हो जाएगा 3। आगे है, खालिस्तान क्षेत्रक भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देता है। कौन सा क्षेत्र? आपको पता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये आपके हैं। 1-2 प्रश्न पक्का है इनसे, तो इनके बारे में पढ़ लेना कि भाई किस में क्या आता है। तो इसमें पूछ रखा है कि भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान कौन सा क्षेत्र देता है? तो तृतीयक क्षेत्र। ऐसे आ सकता है, कम योगदान कौन सा देता है? तो कहने का मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तुम फोड़ के आओगे पेपर, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, एक ये हो गई, 1-2 शायद और बना दूँ, एक मैं तुम्हें PDF भी दे दूँ, पक्का उसी से आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वीडियो को जो पूरा देखते हैं भाई, उनका फोड़ के आते हैं, वो पेपर जो है उनका अच्छा होता है। क्योंकि जो चीज़ें बताई जाती हैं वो जिनके ऊपर ध्यान देते हैं, वो फिर जो पढ़ते हैं पूरा का पूरा सिलेबस, तो उनको पता चल जाता है भाई ने ये चीज़ बताई थी, तो इसके बारे में पढ़ लेता हूँ। समझ गए। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं हम लोग। 18 है, दिए गए विकल्पों में से एक विषम की पहचान करें। अब देखो ये कितना आसान प्रश्न है। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। तो देखो इसमें तुम्हें अलग बताना है, अलग क्या है। ये कोई पढ़ाई का प्रश्न नहीं है, ये तुम दिमाग लगाओगे तब पता चलेगा। डाकिया जो भाई एक सरकारी, यहाँ पर डाकिया होता है, जैसे वो आपके डाक ला के देता है। सैनिक जो है वो भी एक सरकारी इंसान होता है, सैनिक आपने देखे होंगे, सरकारी नौकरी ही है। पुलिस कांस्टेबल भी सरकारी है। मोची कौन सा सरकारी है? तो देख सकते हो मोची हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये अलग भी है सबसे। डाकिया है वो भी थोड़ा ऐसे काम करता है, सैनिक भी काम करते हैं वहाँ पर, देश की हमारे जो है रक्षा करते हैं। पुलिस कांस्टेबल है वो भी एक यहाँ पर जो है काम करते हैं, लेकिन मोची जो है वो सबसे अलग है, तो मोची हो जाएगा। मोची बोल रहा था अभी। आगे चलते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 19। 1 रुपये के नोट कौन सी मुद्रा है? बताओ इसका आंसर 19 का। तो 1 रुपये का जो नोट है
वो बताओ ऐच्छिक मुद्रा है या वास्तविक मुद्रा है, कमेंट करके बताना है तुम्हें। 19 का आंसर तुम्हें बताना है। और एक क्वेश्चन मैंने अभी और पूछा था, ये मैं इसलिए पूछता हूँ बीच बीच में, देखता हूँ तुम कितना पढ़ रहे हो, पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे। तो 19 का कमेंट करके तुम्हें बताना है। मैं बता देता हूँ इनमें से कोई होगा, या ऐच्छिक होगा या वास्तविक होगा। चलो देखते हैं कौन कितना पढ़ रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? संचार प्रौद्योगिकी, स्थानीय व्यापारी, शिक्षण संस्थाएं, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखना, त्राइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? देखो अभी एक ऊपर युद्ध आया था और एक फिर से युद्ध आ गया। तो मैंने कहा है तुम्हें जितने भी युद्ध हैं, तुम्हारे सिलेबस में जितने भी युद्ध हैं उनको पक्का कर लो। अब देखो यही तो होती है पढ़ने की टेक्निक, कितना सारा सिलेबस है, लेकिन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो तुम्हें मैं यहाँ बता देता हूँ। तो सिर्फ वो पढ़ो। अब पढ़ना तो देखो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हें कोई गोली दे दे कि ये लो पास गोली, इसको पढ़ो पास हो जाओगे, खा लो इसको पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारा नहीं पढ़ना। जो बता रहा हूँ जैसे युद्ध है तो युद्ध पढ़ो सिर्फ, और कुछ नहीं पढ़ना। ऐसे ही तुम्हें बता दूँ कि ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सतत पोषणीय विकास, ये आ गया। मैंने अभी ऊपर तुम्हें समझाया था कि ये पक्का आ सकता है, देख सकते हो आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है जो बताऊं वो कर लो, सिर्फ पास हो जाओगे आराम से, अच्छे नंबर आराम से, और टॉपर के लिए पीडीएफ आई जाएगी। इसके बाद राजस्थान के लोग वर्षा जल का किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो ये जो है वर्षा जल जो हो गया उसका संरक्षण करने के ऊपर प्रश्न है, तो इस टाइप के आ सकते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आ सकता है राष्ट्रीय आय वाला। इसके बाद हम आगे बात करें, भारत में विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यकता है? विकेंद्रीकरण जो टॉपिक है, विकेंद्रीकरण देख लो ये लिखा हुआ, ये पक्का पढ़ लो क्या होता है क्या नहीं, पक्का प्रश्न आएंगे विकेंद्रीकरण के, ठीक है, पक्का आएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखना आप लोग, आगे जो है तुम्हें ये पढ़ना है और फिर आंसर करने हैं, यानी कि केस बेस्ड लग रहा है मुझे। और ये भी देख सकते हो विकेंद्रीकरण का टॉपिक है, केस बेस्ड है, यहाँ पर ये पढ़कर इसके आंसर करने हैं। ये ईजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ना सिर्फ इसको आराम से और फिर उत्तर दे देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखना, आगे फिर से एक जो है इसी टाइप का है जिसको आपको पढ़ना है और उत्तर करने हैं। तो ये कर लेना, तुम कहोगे तो इनके ऊपर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। अब देखो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं हम लोग। 34 में देखो क्या कहा गया है, जैन धर्म व बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं? यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पूछ लिया तुमसे। अब ऐसे ही हो सकता है और कोई धर्म के बारे में आ जाए, ठीक है, हिंदू धर्म का प्रश्न आ जाए, ईसाई का आ जाए, या फिर खाली आ जाए जैन धर्म क्या है स्पष्ट कीजिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, बौद्ध धर्म के क्या थे। तो इस टाइप के जो धर्म हैं उनसे प्रश्न आ सकते हैं तुम्हारे। मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल जो है यहाँ पर तुम्हारे पेपर में फिर से आ सकता है, कहने का मतलब ये है, तो ये जरूर कर लेना। इसके अलावा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ और हानि बताइए। अब ऐसे प्रश्न आ सकता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं, यहाँ पर लाभ हानि पूछ रखा है, पेपर में सिंपल आ जाए बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं, तो इनके बारे में पढ़ लो। लाभ हानि तो पढ़ना ही है, लेकिन वो भी तो पता होना चाहिए है क्या। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जलोढ़ मिट्टी आ गई, अब यहाँ से पैटर्न पकड़ो भाई, पैटर्न पकड़ना जरूरी है। ये नहीं है कि तुम अब यही रटने लग गए जलोढ़ मिट्टी नहीं। पेपर में काली मिट्टी आ सकती है, लाल मिट्टी का प्रश्न आ सकता है, तो जितनी भी मिट्टी हैं उनके बारे में पढ़ लो। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, वहाँ कौन सी फसल होती है, कहाँ पाई जाती हैं, ये चीज़ें पढ़ लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है जो डिस्कस कर रहा हूँ, 3-4 आए हुए हैं तुम्हारे। यही क्यों उठा के लेके आया हूँ, क्योंकि जहाँ पर ऐसे मैंने सभी पेपरों में किया है, चारों के चारों में देखता हूँ कि किससे ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं, कौन से पैटर्न पे पेपर आ सकता है, फिर वही जो है तुम्हारे यहाँ पर सोल्व करवाता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, कौन कौन देख रहा है कमेंट करके बताना। अपने नंबर जो है पास तो तुम हो गए हो, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो पास तो हो गए हो, लेकिन अब तुम्हारा स्कोर और बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। आगे देखो, संघीय व्यवस्था का प्रश्न है, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताया था संघीय व्यवस्था जो है एक प्रश्न पक्का आएगा। अब यहाँ पर पूछ रखा है विशेषताएं, तुमसे कमियां पूछ ले या फिर यही पूछ ले संघीय व्यवस्था क्या होती है, संघीय व्यवस्था का क्या महत्व है, इस टाइप से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। अभी ज्योग्राफी का पेपर हुआ था 12वीं का, ठीक है, तुम तो 10वीं में हो, उनका ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, तो मैंने उनको एक प्रश्न बताया, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा क्योंकि तुम्हारा भी एसएस का पेपर है, एसएस में ज्योग्राफी आती है, भूगोल। तो उनको मैंने एक प्रश्न बताया था, फ्री पीडीएफ में दिया था, मैंने दिया था सड़क परिवहन का महत्व स्पष्ट करें। पेपर में पता है क्या आ गया,
भारत में सड़क परिवहन का महत्व स्पष्ट करें। बस भारत लगा दिया आगे। तो कहने का मतलब वही था, सिंपल। मैंने उनको पीडीएफ में दिया था कि भाई सड़क परिवहन का महत्व स्पष्ट करो, पेपर में उन्होंने लिख दिया भारत में सड़क परिवहन का महत्व स्पष्ट करो। इतना सा घुमाया है बस। तो ऐसे घुमा फिरा के आ सकते हैं, चीज़ वही थी। तो ऐसे तुम्हें यहाँ पर दे रखा है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, पेपर में आ सकता है भारत में संघीय व्यवस्था का वर्णन करें, या फिर संघीय व्यवस्था की लाभ हानि लिखिए। समझ गए? तो ऐसे घुमा फिरा के आएगा, छोड़ना नहीं है, जो याद किया है लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, उपभोक्ता शोषण का पर्सन, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता शोषण 1% पक्का, गारंटी लिख लो चाहे। तो जितने भी हैं याद कर लेना, मैं तुम्हें लिस्ट दे दूंगा सारे के सारे पर्सन की, टेंशन मत लो अगली वीडियोज़ में। तो ये यहाँ पर ये वीडियो थी जिसमें थोड़ा सा तुम्हें समझाना था। संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में पर्सन है। इसके बाद मानचित्र भी बता दूंगा कौन सा क्या करना है। तो ये यहाँ पर जो है, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पढ़ने वाले बंदे हो। और 2 क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछे, उनके आंसर जरूर कर देना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद।